एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गांव के मुखिया के आदमी जलपरी पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी राजा वहां आकर उसकी जान बचा लेता है। फिर वो उसे अपने साथ घर लेकर जाता है। उन दोनों को साथ में जाते हुए उस मुखिया का जासूस देख लेता है और वो ये बात जाकर मुखिया को बता देता है। तभी गांव का एक आदमी वहां आता है और वो मुखिया को धमकी देने लगता है क्योंकि उन लोगों के साथ बहुत करप्शन कर रहा था। अब समंदर के किनारे के पास लोगों को एक डेड बॉडी मिलती है और वो किसी और की नहीं बल्कि उसी आदमी की थी जो मुखिया से बात करने आया था। डॉक्टर और राजा वहां पहुंच जाते हैं लेकिन उस आदमी की मौत की वजह नहीं जान पाते। तभी वहां के सभी लोगों का यही कहना था कि ये मौत जलपरी की वजह से हुई है। राजा को मुखिया पर शक था, इसीलिए वो उसकी तरफ देखकर कहता है कि मैं पता लगा लूंगा इसकी मौत का कारण जलपरी है या फिर किसी की साजिश। अब मुखिया की पत्नी अपने प्लान के अनुसार राजा के महल में घुस जाती है और कहती है कि हमें पता चला है कि वो जलपरी यही है, इसीलिए हम महल की तलाशी लेने आए हैं। राजा को जब ये बात पता चलती है कि ढेर सारे लोग उसके महल के बाहर जलपरी की वजह से इकट्ठे हो गए हैं, वो तुरंत अपने महल जाने लगता है। जलपरी वहां बैठे एक पॉट को देख रही होती है जिस पर एक इंसान और जलपरी किस कर रहे होते हैं। ये नज़ारा राजा के सपने में आया होता है, इसीलिए राजा ने उसे उस पॉट पर ड्रॉ कर दी थी। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिम च्योंग गेट ओपन करती है और वही मर्डर आदमी जिसका नाम देयंग होता है वो गेट पर होता है। वो पुलिस वाला बनकर आया होता है और शिम च्योंग से कहता है कि मैं मर्डर केस के सिलसिले में तलाशी करने आया हूँ। वो जैसे ही घर के अंदर जाने लगता है तभी वहाँ पर ह्युंजू आ जाता है और उसका आईडी मांगने लगता है। इतनी ही देर में पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं और देयंग वहां से भाग जाता है। पुलिस वाले जुन के पीछे आए होते हैं क्योंकि वो फॉलो रूल्स तोड़कर आया था। वो उसकी आईडी मांगते हैं तो जुन अपनी फेक आईडी उन्हें दिखा देता है। फिर वहां दूसरे पुलिस वाले आते हैं जो कि जुन को अच्छी तरह से जानते थे और उसी की केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तभी उसका दोस्त पुलिस वालों को गुमराह करके वहां से जाने के लिए मजबूर कर देता है जिससे जुन बच जाता है। आगे घर के अंदर जाने के बाद शिम च्योंग जुन के हाथ पर लगे चोट का निशान देखती है। फिर जुन उसे समझाता है कि हर किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोला करो। इस पर शिम च्योंग कहती है कि अगर शार्क होती तो मैं दरवाजा नहीं खोलती। जुन कहता है कि शार्क यहाँ क्या करेगी और शार्क से तो ज्यादा खतरनाक इंसान ही होते हैं। अब जुन सोफे पर जाकर बैठ जाता है। शिम च्योंग टीवी की तरफ इशारा करके पूछती है कि इसमें जो छोटे छोटे इंसान थे वो कहाँ चले गए, उन्हें बोलो ना कि वो बाहर आए। उसकी ये बात सुनकर जुन हंसने लगता है। फिर वो शिम च्योंग के मजे लेने के लिए कहता है कि ये मेरे किराएदार हैं, मैं अभी उन्हें फ़ोन करके पूछता हूँ। फिर वो फ़ोन पर बात करने का नाटक करता है और शिम च्योंग भी उसके पास बैठकर कान लगा रही होती है। फिर जुन उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे सवाल करने लग जाता है, पहले तुम बताओ हमारे बीच स्पेन में क्या हुआ था। लेकिन शिम च्योंग कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अगले एपिसोड तक का इंतज़ार कर लूँगी, वैसे भी मैं इंतज़ार करने में माहिर हूँ। इस पर जुन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का टाइम है, अगर कल तक तुमने मुझे कुछ नहीं बताया तो मेरे घर से चली जाना। आगे कांग सेओही फ़ोन पर देयंग से बात कर रही होती है। वो कहती है कि मुझे अभी इसी वक्त जुन का एड्रेस भेजो। तभी वहाँ उसका बेटा आ जाता है और उसकी बातें सुन लेता है। वो अपनी मॉम से कुछ खाने के लिए बनाने को कहता है। तभी वो उसके फ़ोन में जुन के घर का एड्रेस देख लेता है। फिर वो अपनी मॉम को किचन में फ़ोन देने जाता है और फ़ोन पानी में गिर जाता है जिससे वो ख़राब हो जाता है, जिस पर उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है। उधर जुन जैसे ही सोने लगता है, शिम च्योंग अपने ऊपर वाले रूम की विंडो से अपनी गर्दन और बाल निकालकर उसे देख रही होती है। जुन उसे देखकर डर जाता है। फिर वो जुन से पूछती है कि आज तुम्हारे दोस्त नहीं आएंगे। जुन कहता है कि आज वो नहीं आएंगे। फिर शिम च्योंग कहती है कि इसका मतलब आज हम दोनों घर में अकेले हैं और फिर पागलों की तरह हंसने लगती है। उसकी ये हंसी देखकर जुन कहता है कि जब तुम हंसती हो तब और भी ज्यादा डरावनी लगती हो। अब शिम च्योंग नीचे जुन के पास आने लगती है। इस पर वो कहता है, हाँ आ जाओ नीचे, वैसे भी तुम कल जाओगी, इससे अच्छा है कि आज ही चली जाना। ये सुनकर शिम च्योंग ऊपर जाकर सो जाती है और सोचती है कि काश कल आए ही ना। आगे मॉर्निंग में चाशे आई होती है लेकिन शिम च्योंग ये कहकर उसे अंदर नहीं आने देती कि तुम अजनबी हो। वो दोनों डोर पर ही झगड़ा करने लगती हैं। तभी शिम च्योंग एकदम से दरवाज़ा खोलती है जिससे चाशा गिर जाती है। फिर उसे पता चलता है कि जुन जॉगिंग करने के लिए गया है, इसलिए वो शिम च्योंग से कहती है कि बहुत जल्द मैं और जुन शादी करने वाले हैं। शिम च्योंग पूछती है कि ये शादी क्या होता है। वो उसे बताती है यानी हम दोनों साथ रहेंगे, प्यार करेंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे। ये सुनकर शिम च्योंग कहती है कि इसका मतलब हम दोनों जो कर रहे हैं वही। चाशिया हंसकर कहती है कि इसका मतलब शादी नहीं होता, तुम तो जुन पर बोझ हो, उसके साथ जबरदस्ती रह रही हो। फिर वो शिम च्योंग को दरवाजे की तरफ उंगली दिखाकर यहाँ से जाने को कहती है।
इस पर शिमचोंग को गुस्सा आ जाता है और वो चाशा की उंगली पर काट देती है। अगले सीन में चाशा अपनी उंगली पर बैंडेज लगाकर बैठी होती है और जुन शिमचोंग को डांटता है कि ऐसे पागल कुत्ते की तरह कौन काटता है। फिर जुन चाशा को टैक्सी तक छोड़ने के लिए जाता है। वहाँ पर चाशा अपनी उसी रिसर्च स्पॉट के बारे में उसे बताने की कोशिश करती है, लेकिन जुन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब घर पर शिमचोंग टीवी देख रही होती है। उस पर किसिंग का सीन दिखाया जाता है, जिसे देखकर वो शर्मा जाती है और जैसे ही जुन आता है वो भागकर अपने रूम में चली जाती है। जुन टीवी देखकर कहता है कि अच्छा, तो वो ये सब देख रही थी। इसके बाद जुन खाना बना रहा होता है और शिमचोंग को खाने को कहता है। खाना खाने के बाद वो उसे फ़ोन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट देता है। वो उस फ़ोन में अपना नंबर भी सेव कर देता है और उसको फ़ोन करना सिखाता है। फिर वो उसे कहता है कि जब भी तुम्हारा कुछ बताने का मन हो मुझे कॉल कर देना, और शिमचोंग को अपने घर से जाने को कहता है। फिर शिमचोंग उसे एक वादा करने को कहती है कि अगली बार मुझसे तब मिलना जब पहली बर्फबारी होगी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर वो एक बिल्डिंग की ओर इशारा करती है कि हम यहीं मिलेंगे। जुन भी उसे वादा कर लेता है और शिमचोंग वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि जुन उसके फ़ोन में लोकेशन ट्रैकिंग ऐप को ऑन कर देता है, जिससे उसको पता चल सके कि वो कहाँ जा रही है और किससे मिल रही है। अब जुन के दोस्त उसे कहते हैं कि तुमने इतनी सर्दी में उसे घर से बाहर निकाल दिया, उसके पास ना तो पैसे हैं और ना ही दिमाग। इस पर जुन कहता है कि मैं उसका गार्जियन नहीं हूँ और ज़िंदगी भर उसे यहाँ नहीं रख सकता। अब जुन रूम में जाकर उसकी लोकेशन देखता है तो शिमचोंग कहीं दूर जा रही होती है। तभी वो भी वहाँ जाने के लिए घर से निकल जाता है। फिर जुन का दोस्त दूसरे दोस्त से बात कर रहा होता है कि अब हमारा अगला शिकार एक अमीर औरत है जो अपने कुत्ते पर भी बहुत ज़्यादा खर्च करती है। दरअसल वो औरत कोई और नहीं बल्कि चाशा की भाभी जिंजू होती है और उसके दोस्त भी इस बात को अभी तक नहीं जानते थे। आगे जिंजू अपनी मेड को अपने साथ बाहर लेकर जाती है। वहाँ पर सभी लोग उसकी ड्रेसिंग सेंस से उसे मैम कह रहे थे और ये बात जिंजू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसीलिए वो उसके सारे नए कपड़ों को फेंकने और अपने घर से चले जाने को कहती है। अब कांग स्योही जिंजू के घर उसका लंच बॉक्स रिटर्न करने आती है और कहती है कि उसके हस्बैंड और बेटे को खाना बहुत अच्छा लगा, वो अगली बार भी खाना पसंद करेंगे। अब जिंजू की मेड उसे कहती है कि मैं घर से चली जाऊंगी, लेकिन अब जिंजू उसे घर से जाने को मना करती है क्योंकि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है और अगर उसने जाने दिया तो इतना टेस्टी खाना कौन बनाएगा। फिर वो उसे कहती है कि मैंने तो तुम्हें ऐसे ही जाने को कहा था, तुम तो बुरा मान गई, और उसकी मेड को फिर से मना लेती है। आगे शिमचोंग अपनी उसी भिखारी दोस्त के पास आ जाती है। वो शिमचोंग से पूछती है कि क्या तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें फिर से निकाल दिया। शिमचोंग कहती है कि नहीं, निकाला नहीं है, सिर्फ जाने को कहा है। वो भिखारी कहती है कि बात एक ही है। अब वो दोनों उसी डस्टबिन में से अमीर लोगों के कपड़े निकाल रहे होते हैं। अब शिमचोंग उसे पूछती है कि वो कैसे पैसे कमाती है। तभी वो भिखारी औरत उसे पैम्पलेट दिखाती है और लोगों को कैसे बांटते हैं वो भी सिखाती है और इसी तरह से वो पैसे कमाया करती है। अब वो काम शिमचोंग भी करने लगती है और कहती है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और जुन को दूंगी क्योंकि उसे पैसे बहुत पसंद हैं। अब जुन उसकी लोकेशन ट्रैक करते करते वहाँ तक आ जाता है। वहाँ वो देखता है कि शिमचोंग लोगों को पैम्पलेट बांट रही है और कोई भी उससे नहीं ले रहा है। तभी वहाँ स्कूल बॉयज़ का एक ग्रुप आता है और उसे पैम्पलेट ले लेते हैं। दरअसल उन लोगों को जुन नहीं भेजा था और इसके बदले उसने उन लड़कों को पैसे भी दिए थे। अब शिमचोंग को भूख लग रही थी। तभी वहाँ एक लेडी आती है और वो भी उससे पैम्पलेट लेती है और खाने को भी कुछ देती है। उस लेडी को भी जुन नहीं भेजा था। वो लेडी जुन से पूछती है कि क्या तुम इस लड़की से शादी करने वाले हो। जुन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक आदमी शिमचोंग के पास आता है। वो उसे उसका फ़ोन नंबर देने को कहता है। शिमचोंग जैसे ही फ़ोन निकालती है जुन का कॉल आ जाता है और वो उससे कहता है कि कोई अनजान तुमसे अपना फ़ोन नंबर मांगे तो मत देना, वो लोग बुरे होते हैं, वैसे भी तुम काटने में तो माहिर हो ना। ये सुनकर शिमचोंग उसे घूरने लगती है और वो आदमी उसे अजीब कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर शिमचोंग जुन से पूछती है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत दूर हूँ। तभी शिमचोंग जुन को देख लेती है। वो उसे जाकर पूछती है कि तुम यहाँ मुझे देखने आए थे ना। जुन कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था, कहीं तुम तो मेरा पीछा नहीं कर रही। इस पर शिमचोंग कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रही। फिर शिमचोंग उसके कान में धीरे से कहती है कि मैं यहाँ पैसे कमा रही हूँ और सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी, तुम्हें पसंद है ना। उसकी ये बात सुनकर जुन सोच में पड़ जाता है। आगे जुन के डैड और उसका सौतेला बेटा आपस में बात कर रहे होते हैं। वो अपने डैड से पूछता है कि आप जुन को ढूंढ रहे हैं ना, क्या मैं उसको ढूंढने में आपकी हेल्प करूँ। डैड कहते हैं कि नहीं। वो डैड से कहता है कि जुन को ढूंढने वाली बात मम्मी को ना बताए, इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब शिमचोंग को पैम्पलेट बांटते बांटते रात हो चुकी थी।
तभी उसके सामने वहाँ देयंग आ जाता है। शिमचंग उसे पहचान लेती है और वहाँ बारिश आ जाने की वजह से शिमचंग भागकर एक बिल्डिंग के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ छोटी बच्ची फिर से आ जाती है जिसे शिमचंग पहले मिली थी। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, कहीं फिर से बच्चों के पैसे तो नहीं छीन रही। शिमचंग कहती है कि नहीं, मैं तो पैसे कमा रही हूँ। फिर वहाँ स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है। अब फर्स्ट स्नोफॉल पर शिमचंग को जुन से मिलने जाना था। वो उस बच्ची से टावर का एड्रेस पूछती है। वो कहती है, क्या तुम वहाँ जुन से मिलने जा रही हो? शिमचंग कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला? बच्ची कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था। इस पर शिमचंग कहती है कि तुमने सुन लिया, मुझे तो लगा कि इंसान मेरी आवाज़ नहीं सुन सकते। अब शिमचंग जुन से मिलने के लिए निकल जाती है। जुन को भी स्नोफॉल होते शिमचंग की बात याद आ जाती है और वो भी उससे मिलने के लिए निकल जाता है। वो उसकी लोकेशन देखता है जिसमें शिमचंग बहुत तेजी से उस टावर की तरफ जा रही होती है। जाते टाइम शिमचंग को एक कार वाला टक्कर मार देता है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार वाला कोई और नहीं बल्कि जुन का सौतेला भाई होता है। अब जुन उस टावर पर पहुंच जाता है और शिमचंग का वेट कर रहा होता है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुखिया की पत्नी जलपरी को ढूंढने राजा के महल के अंदर चली जाती है, लेकिन उससे पहले ही राजा के एक दोस्त ने जलपरी को वहां से निकालकर एक सेफ जगह पर पहुंचा दिया था और उसने जलपरी से कहा था कि आप यहीं रहना जब तक राजा नहीं आ जाते। अब राजा का दोस्त जब जा रहा होता है तो मुखिया के आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं और इससे वो खाई में गिर जाता है। राजा जब घर आता है तो देखता है कि उसके कमरे का सामान सब कुछ बिखरा हुआ है और वो जलपरी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रात हो जाती है लेकिन जलपरी अभी तक राजा को नहीं मिलती। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुन उसी टावर पर शिमचंग का वेट कर रहा होता है। उधर जुन का सौतेला भाई शिमचंग को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में शिमचंग की आइडेंटिटी नहीं हो पाती। अब जुन फिर से अपने घर जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में वही पैम्पलेट दिखते हैं जो शिमचंग लोगों को दे रही थी। उसे वहीं पर शिमचंग का फ़ोन भी पड़ा हुआ मिलता है जिससे वो कंफर्म हो जाता है कि शिमचंग का एक्सीडेंट हुआ है और वो उसकी बहुत फिक्र करने लगता है। जुन आसपास के सभी हॉस्पिटल में जाता है और जाकर सभी बेड को चेक करता है। तभी उसे एक बेड पर शिमचंग मिल जाती है जो कि बेहोश पड़ी होती है। वो डॉक्टर को बुलाकर उसका ट्रीटमेंट करवाता है लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जुन उसका हाथ पकड़कर रोने लगता है। तभी शिमचंग को उसका पास्ट याद आता है कि कैसे राजा ने उसकी हेल्प करी थी। अब शिमचंग को होश आ जाता है और वो सबसे पहले जुन को कहती है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें तुमने मेरा हाथ थामकर मेरी जिंदगी बचाई। उधर जुन के दोस्तों को भी पता चल जाता है कि शिमचंग का एक्सीडेंट हुआ है। वो भी उससे मिलने के लिए निकल जाते हैं। उधर हॉस्पिटल में शिमचंग की कंडीशन अब ठीक हो चुकी थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि जुन उसके लिए परेशान था और उसकी फिक्र कर रहा था। फिर वो उसे डांटने लग जाते हैं कि ऐसे कौन रोड क्रॉस करता है। तभी उसके दोनों दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और जुन से कहते हैं कि तुम इस पर क्यों चिल्ला रहे हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने इसे घर से निकाला था। आगे जुन को पता चलता है कि शिमचंग को कार से टक्कर उसके सौतेले भाई नहीं मारी है। वो उसे पूछता है कि ये सब तुमने जानबूझकर किया। उसका भाई कहता है कि नहीं, वो लड़की मेरे कार के सामने अचानक से आ गई और ये सब एक एक्सीडेंट था। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुन अपने सौतेले भाई को डांट रहा था क्योंकि उसने उसकी माँ की फोटो फ्रेम तोड़ दी थी, लेकिन वो कहता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं तोड़ा, मुझसे गलती से हुआ है। अब डैड जुन को समझाते हैं और कहते हैं कि अच्छा ही हुआ, ये टूट गया, अब इसे बाहर फेंक दो। और उनके जाते ही उसका भाई जुन पर हंसने लगता है। जुन को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। इसी चक्कर में दोनों को चोट भी लग जाती है। डैड इन सब के लिए जुन को थप्पड़ मार देते हैं और उसे वहीं छोड़कर अपने दूसरे बेटे की चोट को देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो जुन को इग्नोर कर देते हैं और हॉस्पिटल भी नहीं लेकर जाते, बल्कि जुन उसका सगा बेटा था, इसी वजह से जुन रोने लग जाता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुन अपने सौतेले भाई से कहता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे और उन आदमी को भी मेरे पीछे तुमने ही लगवाया था। उसका भाई कहता है कि मैं भला ऐसा क्यों करूँगा। फिर जुन कहता है कि अगर तुमने नहीं करा तो तुम्हारी मॉम ने ये सब करा होगा। इस पर वो कहता है कि मेरी मॉम ऐसा नहीं कर सकती, आखिर तुम हो ही कौन। इस पर जुन कहता है कि मैं अपने डैड का सगा बेटा हूँ और अब यहाँ से जाओ और अपने डैड को इम्प्रेस करो क्योंकि तुम्हारा यही काम है। फिर जब उसके भाई को डैड लेने आते हैं तो बरसों बाद जुन अपने डैड को देखता है और उसी वक्त उनका ड्राइवर जुन को देख लेता है। अब हॉस्पिटल में जुन के दोस्त शिमचंग को दूसरे नॉर्मल वार्ड में लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब से तुम यहीं रहोगी। शिमचंग कहती है कि क्या मैं हमेशा के लिए यहीं रहूंगी। उसका दोस्त कहता है कि नहीं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए।
फिर शिमचोंग वहाँ सभी लोगों को देखकर कहती है कि हम सबकी शादी होने वाली है क्या, क्योंकि मैंने सुना है कि जो लड़का और लड़की एक साथ एक घर के नीचे रहते हैं तो उनकी शादी होती है। ये सुनकर उसके दोस्त चौंक जाते हैं, सभी लोग हंसते हैं और वहाँ मौजूद डॉक्टर उसका MRI चेकअप करवाने को बोलते हैं। फिर जुन का दोस्त रूम से बाहर आकर शिमचोंग के बारे में सोचता है कि ये कितनी क्यूट है। अब शिमचोंग नोटिस करती है कि दूसरे सभी लोगों को खाना मिल रहा था, लेकिन उसे खाना नहीं मिलता। उसे भूखा रहने के लिए कहा जाता है। इस पर वो जुन को कॉल करती है और कहती है कि सभी को खाना मिला लेकिन मुझे नहीं। जुन कहता है कि तुम्हारी सर्जरी होने वाली है, इसीलिए तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। फिर शिमचोंग कहती है कि अगर मैं भूखी रही तो मैं मर जाऊंगी। इस पर जुन हंसने लगता है। अब जुन डॉक्टर से कहकर उसका फेवरेट फूड भिजवा देता है और उसे रूम से बाहर छुपकर देख रहा होता है। वो उसे खाते हुए देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी वो खुद से कहता है कि भला मैं इस लड़की के लिए इतना खुश क्यों हो रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। जुन जब हॉस्पिटल से जा रहा होता है तो उसे उसके डैड का सेक्रेटरी यानी वही ड्राइवर जिन्होंने कल रात को जुन को इस हॉस्पिटल में देखा था वो मिलते हैं। दरअसल वो जुन से मिलने आए थे। वो दोनों एक जगह जाकर बात करते हैं। जुन उन्हें अंकल बुलाता है। वो जुन के बचपन से ही उसका बहुत ख्याल रखते थे और एक दिन जुन ने उनसे कहा कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ अपनी माँ को ढूंढने और फिर उन्हीं के साथ रहूंगा। वो उनसे ये भी कहा था कि मेरे जाने के बाद आप मेरे डैड का ध्यान रखना। अब जुन अंकल से कहता है कि आपने तो मेरा वादा निभाया लेकिन मैंने नहीं। फिर अंकल उसे बताते हैं कि उसके डैड उसे ढूंढ रहे हैं, वो सब सही करना चाहते हैं, उन्हें उनके बुढ़ापे में तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन जुन उन्हें कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर देयंग अपना फेस बदलकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। उधर हॉस्पिटल में शिमचोंग एंजॉय कर रही होती है और एक पेशेंट के साथ बैठकर टीवी देख रही होती है। इसके बाद हम जुन के दोस्त और चाशा को एक रेस्टोरेंट में बातचीत करते हुए देखते हैं। वो चाशा को बताता है कि शिमचोंग का एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टर से उसने सुना था कि वो एकदम से रिकवरी से पहले ही ठीक हो गई, और इस बात से सभी जने अभी तक शॉक में हैं। इस पर चाशा कहती है कि कहीं वो ज़ॉम्बी तो नहीं, उसने मुझे काटा भी था। उसका दोस्त कहता है कि नहीं, वो तो मुझे एक शहजादी लगती है, शायद अपनी याददाश्त भूल चुकी है। फिर चाशा कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, उसकी शक्ल से तो वो मुझे भिखारी लगती है। आगे शिमचोंग हॉस्पिटल से बाहर आ चुकी थी। वो एक लेडी को देखती है जो एक पोस्टर लिए खड़ी हुई थी। दरअसल उस लेडी की बेटी की डेथ हो चुकी थी और इसका ब्लेम उसने इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की लापरवाही को दिया था। तभी वहाँ कार में वाइस प्रेसिडेंट आता है और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, इस लेडी को यहाँ से हटाओ। चेयरमैन का बेटा लंदन से वापस आने वाला है। लेकिन गार्ड उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अभी अभी इन्होंने अपनी बेटी को खोया है, इनके साथ ऐसा करना सही नहीं होगा। तभी वाइस प्रेसिडेंट को गुस्सा आ जाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड को मारने लगता है। ये सब शिमचोंग देख रही थी और वो भाग कर आकर वाइस प्रेसिडेंट को जोर से किक मार देती है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। अब प्रेसिडेंट उसकी शिकायत डॉक्टर से करता है। क्या सच में इस लड़की के पैर में फ्रैक्चर है? डॉक्टर कहता है कि हमने जब चेक करा था तो उसके पैर में सच में फ्रैक्चर था। फिर प्रेसिडेंट कहता है कि कहीं ये लड़की पागल तो नहीं है। डॉक्टर कहता है कि हमें भी पहले ऐसा ही लगा, इसीलिए हमने इसका MRI चेकअप करवाने का बोला था। चेयरमैन कहता है कि अब इसकी मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा और हवालात में भेज दूंगा। फिर शिमचोंग डॉक्टर के कान में कहती है कि हवालात का खाना अच्छा होता है क्या? अब शिमचोंग उस लेडी के पास जाती है जो अपनी बेटी के मर जाने से बहुत दुखी होती है और रो रही होती है। तभी शिमचोंग कहती है कि मैं आपकी इन बुरी याददाश्त को भुला सकती हूँ, लेकिन वो लेडी मना कर देती है और कहती है कि मेरी बेटी के साथ मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी है, इसीलिए मैं उसे मरते दम तक नहीं भूलना चाहती। आगे जुन और उसके दोस्त शिमचोंग की वो किक वाली वीडियो देख रहे होते हैं। उसका दोस्त जुन से कहता है कि अब प्रेसिडेंट शिमचोंग पर केस करेगा, क्या तुम उसकी हेल्प नहीं करोगे? जुन कहता है कि मैं उसकी क्या ही हेल्प करूंगा, उसने हरकतें ही ऐसी करी है। अब उसका दोस्त उसे आगे की फुटेज दिखाता है जिसमें प्रेसिडेंट गार्ड को मार रहा था। तब जुन कहता है कि ये इंसान बहुत बेकार है, अब इसको सबक सिखाना ही होगा। तभी वो तीनों उस प्रेसिडेंट को मजा चखाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अब चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट को कॉल करके बताता है कि उसका लड़का हॉस्पिटल आ चुका है और वो यहाँ 10 साल बाद आया है। तुमने किसी को एयरपोर्ट क्यों नहीं भेजा उसे लेने? अब जुन खुद चेयरमैन का लड़का बनकर वहाँ आ जाता है ताकि वो वाइस प्रेसिडेंट को मजा चखा सके। उधर जुन का दूसरा दोस्त चेयरमैन के असली बेटे को एयरपोर्ट से कहीं और ले जाता है। आगे जुन उन्हें सब सच बता देता है कि वो चेयरमैन का असली बेटा नहीं है। फिर वो उसके सारे जिन जिन लोगों के साथ उसने धोखा किया था उसके सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और कहता है कि उस किक मारने वाली लड़की से केस वापस ले लो और उस गार्ड से भी जाकर माफ़ी मांगो। अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो तुम्हारी सारी सच्चाई सोशल मीडिया पर सबको पता चल जाएगी। फिर वाइस प्रेसिडेंट अपना केस वापस ले लेता है और गार्ड से जाकर माफ़ी भी मांगता है और उस औरत को भी जाकर उसकी बेटी की असली रिपोर्ट्स देता है और माफ़ी भी मांगता है।
अब हॉस्पिटल में डॉक्टर शिमचोंग को देखकर कहते हैं कि अब आप बिल्कुल ठीक हो चुकी हो, इसीलिए अब आप अपने घर जा सकती हो। शिमचोंग उदास हो जाती है। वो कहती है कि मैं यहाँ ज्यादा खाना खाती हूँ, इसीलिए आप मुझे यहाँ से भेज रहे हो ना, पर मेरा तो कोई घर भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। तभी जुन वहाँ आ जाता है और कहता है कि चलो मेरे साथ घर। ये सुनकर शिमचोंग खुश हो जाती है और वो दोनों कार से जा रहे होते हैं। शिमचोंग उस लेडी को बाय करती है। फिर वो जुन से पूछती है कि अब अगली बार बर्फबारी कब होगी। जुन कहता है कि अब तो अगले साल ही बर्फबारी होगी। शिमचोंग कहती है शायद तब मैं यहाँ नहीं होंगी। जुन उसे पूछता है कि क्या तुम कहीं जा रही हो। शिमचोंग कुछ भी जवाब नहीं देती और उसे पूछती है कि क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है कि उसको उसकी याद में दर्द महसूस हो और वो ठीक से खा पी और सो भी ना पाए, लेकिन फिर भी वो उसे याद रखना चाहे। फिर जुन को अपना पास्ट याद आ जाता है, जहाँ स्पेन में उसे किसी ने आई लव यू कहा था। जुन उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब जुन को एक आइडिया आता है। वो उसे कहता है कि तुम स्नोफॉल देखना चाहती हो ना, चलो हम देखते हैं। आगे ड्राइवर जुन के पिता को बताता है कि मैं जुन से मिला था, मैंने उसे कहा कि आप उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो अभी आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इनकी ये सारी बातें कांग स्यो ही सुन रही होती है। ड्राइवर जब जुन के पिता को घर छोड़कर जा रहा होता है, तभी उसे कार में वॉइस रिकॉर्डर मिलता है और उसे शक होता है कि वो कांग स्यो ही नहीं लगाया है। तभी देयंग वहां पर आ जाता है। उधर जुन शिमचोंग को बर्फ वाली जगह पर ले आया था। शिमचोंग बहुत खुश होती है, उसे कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। अब शिमचोंग स्केटिंग सूट पहन लेती है और उसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी, इसीलिए जुन उसे देखता ही रह जाता है। अब जुन उसे शूज पहनाता है, तब उसे वही स्पेन वाला सीन याद आ जाता है जब उसने मॉल में उसे शूज पहनाए थे। वो शिमचोंग से कहता है कि मैं ऐसा पहले भी कर चुका हूँ। अब जुन उसे स्केटिंग करना सिखा रहा होता है, लेकिन शिमचोंग पहले ही आगे चली जाती है। वो जुन से कहती है कि मुझे बचाओ। फिर जुन तेजी से उसके आगे आकर उसे बचा लेता है और वो दोनों एक साथ गिर जाते हैं और दोनों बच्चों की तरह हंसने लगते हैं। तभी जुन उसे कहता है कि एक चीज है जो मुझे कब से सता रही है, मैं उसे सिर्फ कंफर्म करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कहोगी। शिमचोंग पूछती है कि क्या। तब जुन उसे आई लव यू कहता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।